दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने है। कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो मालावी के साथ बॉर्डर शेयर करती है? द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ मालावी आपको बताना है। तो फटाफट अफ्रीका के मैप में जाएंगे। मालावी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कैसी कंट्री है, कहाँ पर है, लैंडलॉक्ड है या नहीं है? अगर लैंडलॉक्ड है तो उसके आसपास कौन सी कंट्री है, उसका नाम आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन को। द इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अलावा प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैपिंग के हम कवर करते हैं इस पूरे वीडियो में। तो कल आपको सवाल पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है भारत का जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। बिल्कुल सही बात है। यूपी 8 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसके बाद बाकी के जो रीजन हैं, इसमें छत्तीसगढ़ काफ़ी राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का अगर ध्यान दें हम तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो यहाँ भी कुल मिलाकर के देखिए 6-7 ऐसे प्रदेश हैं जिनके साथ कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एक एक लोकेशन को ध्यान में रखना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जो स्टेट है, उनके आसपास के जो स्टेट हैं, उनके जो कैपिटल हैं, इन सभी पर रोज़ आपको 15 मिनट 20 मिनट तक अपना टाइम देना है, ताकि मैपिंग का जो हिस्सा है वो आपसे बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में गलत ना हो। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। कुछ फीचर्स आपको लगातार इसमें बताए जाते हैं। जो लोग घर से तैयारी शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको यहाँ से दी जा रही है। बहुत ही डिस्काउंटेड फीस पर आपको जो बेस्ट पॉसिबल फीचर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें कि क्लासरूम स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, इटसेल्फ पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है। जो लोग आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग अलग से लेना चाहते हैं उनको वो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करें आज का पहला आर्टिकल। और ये आर्टिकल हम एक्सप्लेन पेज से ले रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता चलेंगे। जीएस पेपर 3 में आप इसको एसोसिएट कर दें। हालांकि इस टॉपिक पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, बट इसको एक अलग ढंग से आज एक्सप्लेन में बताया गया है, तो विल डिस्कस दैट। क्या आपको पता है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और ये किस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज करने में काम आता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है रेपो और रिवर्स रेपो रेट? आपको इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अंत तक आप देखेंगे कि कुछ बदलाव हुए हैं। आईएमएफ का एसडीआर आपने सुना होगा, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इकोनॉमी के, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं उसका क्या फ़र्क हमारी इकोनॉमी में पड़ता है, उस सारी चीज़ों को हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो आपको अंत तक बने रहना है। पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। इस चैनल पे ये जो वीडियो है इसमें हम आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पहले आपको खुद से पूछना है अगर आपको पता है कि ये क्या होता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसमें कि आप यानी कि आरबीआई और बैंक के बीच में बॉन्ड और पैसे का एक्सचेंज होता है। या यूँ कहें कि जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो वहाँ पर आरबीआई का उद्देश्य क्या होता है? पैसे को मार्केट में फ्लो करना, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना। तो ऐसा कैसे होगा? बेसिकली जो रेट है ये एक तरीके का इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो रेपो रेट हो या फिर वो रिवर्स रेपो रेट हो। ये एक इंटरेस्ट रेट है जो एक बॉन्ड पर लगता है, राइट। अब जब हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो ये रेट आरबीआई लगाती है जब वो बैंकों को पैसा दे रही होती है, तो बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर बॉन्ड होता है कि जो भी समय निर्धारित की गई है उस समय अवधि में आपको इतना पैसा दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, और फिर आपको इतने समय के बाद इतने इंटरेस्ट पर आरबीआई का पैसा वो वापस करना है आरबीआई को। इसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसकी जस्ट ऑपोजिट होता है। जब आरबीआई का उद्देश्य बदल जाता है, जब आरबीआई सोचती है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ चुका है, लिक्विडिटी बहुत है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट से पैसे को खींचना है, और इसका एक इनडायरेक्ट टूल होता है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जब ये रेट आरबीआई अनाउंस करती है, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के अनाउंस कर दिया जाता है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे अगर आप मेरे पास पैसा जमा करते हैं। ये बात वो आपसे नहीं कह रही होती, ये बात वो बैंक से कह रही होती है। तो बैंक को सबसे अच्छा जो जगह मिलता है अपने पैसे को रखने का, जहाँ से
इंटरेस्ट मिलता है और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सेफ जोन होता है, वो होता है आरबीआई। तो बैंक अपना पैसा मार्केट में देने की बजाय आरबीआई के पास जाकर के जमा करती है और उस पर इंटरेस्ट रेट हाई इनको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। इसी पर ये पूरा आज एक्सप्लेन है, उसको डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल आरबीआई कर सकती है और जो लेंडिंग रेट होता है बैंकों के द्वारा जो पैसे मार्केट में दिए जाते हैं उसमें रिवर्स रेपो रेट कैसे काम आ सकता है या हेल्प कर। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। एंड रेपो रेट को एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह यूज़ किया जाता है इकोनॉमी में फंड को बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है, भाई देखते हैं कुछ और सवाल। एक तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, इस पर भी आगे और हम चर्चा करेंगे। इस ग्राफ में आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है किसके बीच में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का जो गैप है वो कैसे बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे डाटा अप्रैल 2016 से अप्रैल 2020 का दिखाई दे रहा है। आज जो 17 अप्रैल 2020 का डाटा है उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है। यहाँ पे आप पॉइंट्स में देख सकते हैं 3.75 से ये 4.4 पर है, यानी कि रेपो रेट कितना दिया जा रहा है 4.4% और रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.75%, यानी कि रिवर्स रेपो रेट इतना कम है। इसका उद्देश्य आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आरबीआई इस वक्त ये चाहती है कि ज़्यादा पैसे मार्केट में जाएं। इसके पहले आप देखिए यहाँ पर जब आप 2018 से 19 के बीच का, अक्टूबर 2019 के बीच का गैप देखते हैं तो कितना इक्विवेलेंट सा है। यहाँ पे आपको 0.25% का गैप ओवरऑल दिख रहा है। आप इस ग्राफ में देखें, अचानक से अभी अक्टूबर के बाद अभी अप्रैल तक 2020 में ये जो गैप है ये बढ़ना शुरू हुआ है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। व्हाट डज चेंज नाउ, अभी क्या क्या बदलाव किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको पता है, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन बहुत वर्स्ट है और इसमें आरबीआई अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है कि कैसे वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। अब अगर यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है तो इसके कुछ ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसमें अब ये देखना होगा, आपने तो रेपो रेट कम कर दिया या आपने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया सो दैट बैंक पैसा ज़्यादा मार्केट में इन्फ्लक्स कर सके। इसमें ये भी देखना होगा कि जो एनपीए है उसका कंडीशन क्या है, बैंकिंग सिस्टम में जो पैसे पहले दिए गए हैं वो उन तक लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड आरबीआई इज कटिंग रेपो रेट्स, आरबीआई लगातार रेपो रेट्स को कम कर रही है और सीआरआर को भी कम कर दिया उन्होंने, मतलब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को अपना रही है ताकि जो बैंक है वो पैसे आराम से आगे लैंड कर सके, मार्केट में दे सके और लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो बना रहे। हाउ हैज़ आर रिजर्व रेपो बिकम द बेंचमार्क रेट, अभी तक तो रेपो रेट को हम बेंचमार्क रेट की तरह इस्तेमाल, मतलब अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया तो बैंक क्या करेगी, ज़्यादा पैसा आरबीआई से उधर से लेकर के और आगे जमा कर सकती है, लोगों को दे सकती है। अब यहाँ पे जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो ये कैसे एक बेंचमार्क रेट की तरह काम बिल्कुल कर सकता है। रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ता है तो बैंक क्या करते हैं, अपना सारा पैसा जाके आरबीआई में जमा करने लग जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल भी है कि आरबीआई के पास टोटल 7 लाख करोड़ रुपीस बैंक ने पार्क किया था जब रीसेंट जो रिवर्स रेपो रेट है उसको देखते हुए। एंड व्हाट हैज़ द आरबीआई डन, अभी आरबीआई का क्या सिनेरियो है, द आइडिया इज टू मेक इट लेस अट्रैक्टिव। अभी आरबीआई का उद्देश्य ये है, इतना जो गैप बढ़ गया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो, इसका उद्देश्य ये है कि अभी बैंक जो है वो पैसा आरबीआई के पास पार्क ना करें बल्कि आगे वो लेंड करें। तो इस ये उद्देश्य अभी आरबीआई का है जो कि क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। नाउ विल द मूव टू कट रिवर्स रेपो वर्क, क्या ये जो रिवर्स रेपो को कम किया गया, रिवर्स रेपो रेट कम किया गया ताकि पैसा दिया जाए आगे, क्या ये काम करेगा, क्या ये जो उद्देश्य है आरबीआई का उसको पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे फिर से कई सारे सवाल आते हैं, जैसे जब हम रेपो रेट को कम और कमाने और बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ट्रांसमिशन का एक प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसमिशन उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें बैंक की अपनी क्या हालत है, बैंक का अपना क्या ओवरऑल उनको खर्चा बैठता है चीज़ों को मैनेज करने में, वो डिपॉजिट रेट कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है
कि क्या कंज्यूमर डिमांड होता है, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या एनपीएज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो ये सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि रिवर्स रेपो रेट कम करना फ़ायदेमंद हुआ या नहीं, या जो आरबीआई का उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 से। पर्सनालिटीज़ में गांधी जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है। कोविड-19 के दौरान कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स की याद दिलाती। तो आपको लगेगा शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं, स्वच्छता से लेकर के ओवरऑल जब आप गांव में स्वच्छ और सुरक्षित रहने की बात करते हैं वहाँ तक सारी जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें 80% से ज़्यादा प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स को याद दिलाते हैं और उसी बात को आर्टिकल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें गांधी जी की वही बात लोगों को याद आ रही है जब वो स्वराज की बात करते हैं या वो गांव को या पंचायती राज को उठाने की बात करते हैं। तो वही सेम सिचुएशन इस वक्त है जब लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को कहा जा रहा है, घरों में रहने को कहा जा रहा है, स्वच्छता को अपनाने को कहा जा रहा है। आगे कई सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि इन दिनों क्या हुआ। इन दिनों हम फ्री ट्रेड और चीपर फ्लाइट, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज होते चले गए और उतने ही वल्नरेबल होते चले गए। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन का। तो हमने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, ग्लोबलाइजेशन को। हमने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को। और वो शायद अभी की डिमांड भी थी और इस तरीके से हम वल्नरेबल भी होते चले गए। जिस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता और इवन पूरे विश्व की हम बात करें तो लोग एडवांस होते चले गए, उसी तरीके से वो वल्नरेबल होते चले गए। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल कोरोना वायरस कोविड-19 आपको इस समय दे रहा है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी कई सारे फेक न्यूज़ भी इस वायरस की वजह से स्प्रेड हो रहे हैं, पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत है एक उसी माइंडसेट की जो गांधी जी ने उस वक्त में लोगों से कहा था। तो किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज विद एथिक्स। हर जगह पर एक एथिक्स की डिमांड हो रही है जो उस समय में वो किया करते थे और उस एथिक्स के अकॉर्डिंगली लोगों को अपने आप को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है और जो ग्लोकलाइजेशन है उसके कॉन्सेप्ट को अपनाने की ज़रूरत है। व्हाट डज इट मीन द ग्लोकलाइजेशन। यहाँ पे ये लोकलाइजेशन की बात करते हैं कि आप अपने, जब अभी देखिए लोग गांव में ज़्यादा सुरक्षित हैं इस समय अगर आप बात करते हैं तो लोग अपने इमीडिएट विलेजेस या नेबरहुड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो अच्छे से रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो वही सेम चीज़ उन्होंने कहा था कि जब आप एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी बना करके रखते हैं, जब आप जो रिसोर्सेज हैं खास करके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ हार्मनी बना, तो आपको कभी भी बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और आज जो सिचुएशन है उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि हमने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय किया है। तो स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय, ये तीन कॉन्सेप्ट और ये तीन गाइडलाइंस जो गांधी जी प्रिंसिपल्स के हैं, गांधी जी ने कहा था, उसको आज लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। उनके जो विचार थे, क्या विचार थे, सादा जीवन उच्च विचार, आपको याद होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसको अपनाने की आवश्यकता है। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, आप जो बदलाव अपने आसपास अपने समाज में देखना चाहते हैं की शुरुआत आपको खुद करनी होगी। तो ग्राम स्वराज का जो उनका सपना था, ये समय है कि उसको चेरिश किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। और यहाँ पर ज़रूरत होती है गांधीयन प्रिंसिपल की और उसको अडॉप्ट करने की, अपनाने की। भाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीआर अभी न्यूज़ में है बिकॉज कुछ बदलाव का अनाउंसमेंट किया है एसडीआर में आईएमएफ ने। और उन्होंने अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ जो कंट्री अभी क्राइसिस में है, वो जो उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के वो उनको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है कि नहीं, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं। यूएस के पास वीटो पावर है जो ये नहीं चाहता कि जो एक्स्ट्रा पैसा है आईएमएफ के पास वो ऑब्वियसली ईरान, चाइना वगैरह को दिया जाए। तो खैर वहाँ पर एक अलग डिबेट एंड डिस्कशन है, लेकिन हाँ इतने में एसडीआर न्यूज़ में आ चुका है। तो एसडीआर के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है।
कौन कौन सी करेंसी, ऐसी कौन सी 5 करेंसी है जो इसके बकेट में आती है। इसके बास्केट में आने वाली जो करेंसी है दैट इज डॉलर। ऑब्वियसली डॉलर होगा ही होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से करेंसी की होगी, तो वो है डॉलर। उसके बाद यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी। आपको अगर नहीं पता करेंसी का नाम तो याद रखिएगा, चाइना की करेंसी का नाम रेनमिनबी है, जिसको कि शामिल किया गया है। और जापानीज़ येन भी इसका हिस्सा है, पाउंड भी इसका हिस्सा है, स्टर्लिन। लेकिन याद रखिएगा रुपीज़ इसमें नहीं आता। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कभी तो क्लियर रखना है कि रुपीज़ एसडीआर में नहीं है। 5 करेंसीज का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। क्या रोल है एसडीआर का? बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा एसेट के तौर पर हम एसडीआर को भी रखते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वहाँ पर एसडीआर को भी आप रख सकते हैं। और ये आईएमएफ के पास होता है, जो जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका वहाँ पर कोटा होता है, उसके अकॉर्डिंगली उनके में एसडीआर होते हैं, जिसको वो अपने किसी भी बीओपी क्राइसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे और इसके यूज़ हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर कोई भी करेंसी को क्लेम नहीं कर सकता, आईएमएफ पर इसका कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं एसडीआर के, नीड टू नो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपको पहला चीज़ ये सोचना है कि किसान रथ एप्लीकेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लाया होगा। तो आपको लग सकता है कि मेटी ने प्रपोज किया होगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक एप्लीकेशन है। इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा किसान रथ। रथ मतलब कोई गाड़ी हो सकती है। गाड़ी का इस्तेमाल क्यों होगा? ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात अभी क्यों हो रही है? क्योंकि जो फूड ग्रेन्स हैं, जो सप्लाई चेन है, उसको इस लॉकडाउन में ठीक करने की बात चल रही है। तो इसके लिए ही ये किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर, इसमें जो भी और बेसिक फैक्ट्स हैं उसको देख लेना है। कहीं अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जैसे कि इसको डेवलप किसने किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एनआईसी के द्वारा, देखिए यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एनआईसी के द्वारा डेवलप किया हुआ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रेडर्स को इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज बाय द रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स। तो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, ये भी याद रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा डिस्कशन? आई हो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर करना ना भूले जो आज क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू सो मच। कीप स्टारिंग।